हेलो एवरीवन। द स्मार्ट स्कॉलर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो बार बार एग्जाम्स में हमारे सामने आते रहते हैं। चाहे अगर ये एग्जाम हो आरएसपीसीबी जो कि स्टेट के पोल्यूशन कंट्रोल के द्वारा की जाती है, साथ साथ में सीपीसीबी के बारे में अगर हम बात करें, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसमें भी ये टॉपिक आता है। साथ साथ में नेट जेआरएफ जो इन्वायरमेंटल साइंस देते हैं सब्जेक्ट, उसमें भी हमें ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि बेसिकली होने वाला है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ईआईए। मतलब जो ईआईए है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है, इसका प्राइमरी पर्पस क्या है, इसको क्यों किया जाता है। मेन टारगेट इसका गवर्नमेंट ऑफ जो भी मिनिस्ट्री से डील करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे टू प्रेडिक्ट इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ए प्रोजेक्ट बिफोर इट इज इम्प्लीमेंटेड। मतलब सिंपल सी बात है, रिसेंट में अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो अरावली की रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा, उससे पहले जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है उसने अपने कॉन्सिक्वेंसेस साथ साथ में अपने जो पॉइंट्स थे वो वहां पे रखे, और फाइनली फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन वापस होल्ड किया। तो ऐसे में ये इसलिए किया जाता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को कहीं पे भी स्टार्ट किया जाए तो उसमें इन्वायरमेंट पे क्या क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, दोनों के बारे में बात की जाती है। आइए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इन इंडिया EIA was officially mandatory under which act। मतलब सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो EIA है इसको कब लागू किया गया और कौन से लॉ में इसको लागू किया गया, तो ऐसे में आप ध्यान रखें, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 में इंडिया में आया था, इम्प्लीमेंटेशन जिसका स्टार्ट हुआ था उसके अंडर EIA को रखा गया। तो ऐसे में करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है, वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने होने वाला है, विच वॉज द फर्स्ट EIA नोटिफिकेशन। मतलब EIA की तरफ से सबसे पहले नोटिफिकेशन कब हमें देखने को मिला। अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये 1994 के अंदर ये नोटिफिकेशन स्टार्ट हुआ। उसके बाद में अगर उससे पहले इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बाकी चीजें 1986 वाले प्रोटेक्शन लॉ में स्टार्ट हो चुकी थी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू EIA नोटिफिकेशन 2006, मतलब 2006 के अंदर EIA ने कुछ चेंजेस किए। वहां पे उन्होंने कहा कि कैटेगरी ए जो सिंगल प्रोजेक्ट थे उनकी बात थी, कैटेगरी में बी के अंदर B1 B2 इन्होंने सेपरेट की। लेकिन जो कैटेगरी ए है उसकी प्रोजेक्ट रिक्वायर क्लियरेंस, मतलब उनको क्लियर कौन करेगा, उनको आगे के लिए डायरेक्ट कौन करेगा। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि MOEFCC जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है, वो इन सभी से क्या करने वाला है, डील करने वाला है। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है, वो यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग ए प्रोजेक्ट whether a project requires an EIE or not। मतलब सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किसी भी प्रोजेक्ट में EIA को इम्प्लीमेंट किया जाए, उनकी रिगार्डिंग डिस्कशन किया जाए कि इसकी ज़रूरत है या नहीं है। मतलब इस प्रोजेक्ट से पर्यावरण में नुकसान होने वाला है, फायदा होने वाला है, उनके रिगार्डिंग बेसिक जो बात है। तो ऐसे में सबसे पहली जो पार्ट होती है, यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाके बात करें तो EIA के अंदर चार प्रोसेस आपको देखने को मिलती है। फर्स्ट वन क्या होती है, स्क्रीनिंग। सेकंड वन हमें देखने को मिलती है स्कोपिंग। थर्ड वन अगर हम कहें तो वो होता है पब्लिक हियरिंग। और फाइनल जो होता है इम्पैक्ट प्रेडिक्शन। फाइनल जो है असेसमेंट जो है, जिसको अप्रेजल के नाम से आप जानते हो, तो वो देखने को मिलता है। Which stage of EIE defines the boundaries of the EIA study
एंड द टर्म्स ऑफ रेफरेंस, मतलब ये हमेशा आप ध्यान रखने, जो TOR है, ये कौन सी स्टेज का पार्ट है। मतलब चार स्टेजेस और स्टेप के बारे में अगर हम बात कर रहे थे, तो एक स्टेज में TOR के रिगार्डिंग डिस्कशन होता है, वो स्टेप है अपनी होती है। स्कोपिंग जो स्टेप है, उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट इज द बेस लाइन डेटा इन द EIA के अंदर बेस लाइन डेटा क्या है, कि जो करंट स्टेटस है ऑफ द इन्वायरमेंट बिफोर द प्रोजेक्ट स्टार्ट, मतलब वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ नहीं, उससे पहले वहाँ का जो इन्वायरमेंटल स्टेटस है, मतलब किस कंडीशन में वहाँ पे जो जोन है वो हमें कैसा देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट इज अप्लाइड टू, SEA कहाँ पे अप्लाई किया जाता है, मतलब पॉलिसीज बनाने की रिगार्डिंग, प्लान्स के रिगार्डिंग और प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग। तो ऐसे में आप कह सकते हो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट वन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैंडेटरी स्टेप इन द EIA फॉर मोस्ट ऑफ द फॉर द प्रोजेक्ट, मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें कौन सी स्टेप मैंडेटरी नहीं है। इंटरनेशनल अप्रूवल मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल अप्रूवल केवल हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स में चाहिए जहाँ पे बॉर्डर आपस में क्या हो कनेक्टेड हो और वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा हो। नेक्स्ट वन है, लियोपोल्ड मैट्रिक्स इज ए मेथड यूज फॉर, ये मेथड किस लिए यूज किया जाता है, इम्पैक्ट आइडेंटिफिकेशन, मतलब इम्पैक्ट जो है वो कितना होने वाला है और किस तरह का इम्पैक्ट होने वाला है, चाहे वो ह्यूमन के रेस्पेक्ट में बात हो, चाहे वहां पे का जो हैबिटेट है उसके रेस्पेक्ट में बात हो, तो वो इम्पैक्ट जानने के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। द टर्म इम्पैक्ट इन द EIA रेफर्स, इम्पैक्ट का मतलब है कि इन्वायरमेंट में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उसे कहा गया है इम्पैक्ट के नाम से। जो हम पढ़ते हैं कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, वो इम्पैक्ट क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के रेस्पेक्ट में। इन 2006 नोटिफिकेशन, अभी हमने एक बात की थी उस क्वेश्चन की, जो MOEFC से रिलेटेड था। कैटेगरी बी प्रोजेक्ट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू B1 B2, विच ऑफ दिस डज नॉट रिक्वायर, मतलब कौन से प्रोजेक्ट को EIA की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो है B2 प्रोजेक्ट। मतलब अगर कोई प्रोजेक्ट, पहले तो वो कैटेगरी वाइज डिवाइड होता है और B2 के अंदर आता है तो उसमें EIA की वहां पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर ए पब्लिक हियरिंग टू बी कंप्लीटेड अकॉर्डिंग द टू द रूल्स, मतलब ये जो पब्लिक हियरिंग वाला पार्ट है, स्टेज थर्ड जो है, वो कितने दिन के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। तो ऐसे में इसके रिगार्डिंग बात की गई है, 45 डेज के अंदर ये कंप्लीट होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट वन। एडहॉक मेथड ऑफ EIA, ये एडहॉक मेथड क्या है बेसिकली, इक्वालिटिव मेथड बेस्ड ऑन द एक्सपर्ट ओपिनियन, मतलब ये एक तरीके से आप कह सकते हो पब्लिक हियरिंग का पार्ट है, जहाँ पे जो क्वालिटिव असेसमेंट है उसको एग्जामाइन करके फिर एक्सपर्ट के ओपिनियन वहां पे रखे जाते हैं, ताकि उसमें पॉजिटिविटी नेगेटिविटी उन सभी को इन्वायरमेंट और वहाँ के आसपास जो लोग वहां पे रह रहे हैं उन सभी को डिस्कस किया जा सके। रैपिड EIA इज कंडक्टेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ, रैपिड EIA किस लिए किया जाता है, केवल सीजन पर्टिकुलर मॉनसून के लिए, मतलब कोई ऐसा प्रोजेक्ट हमें वहां पे स्टार्ट करना है जो वहां की जो फसल है उसको इम्प्लीमेंट नुकसान पहुंचा सकता है, किस तरह का नुकसान होगा उसके रिगार्डिंग बात करनी है। कॉम्प्रेंसिव EIA रिक्वायर्स द डेटा कलेक्शन, कॉम्प्रेंसिव का मतलब 1 फुल ईयर, मतलब वहां पे पूरे साल भर का डेटा रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हु प्रेसिडाइज ओवर द पब्लिक हियरिंग प्रोसेस, मतलब पब्लिक हियरिंग के ऊपर कौन अपने रूल्स को वहां पे ओपिनियन के तौर पे रख सकता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और हिज रिप्रेजेंटेटिव, मतलब किसी भी जिले का जो कलेक्टर है उसको ये पावर होती है कि वहां पे पब्लिक हियरिंग के डेटा जो है उसको कलेक्ट करके पर्टिकुलर वहां पे पहुंचाने का जो काम है उसके द्वारा किया जाता है। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान ईएमपी। ईएमपी जो है वो किस पे फोकस करता है? वेज टू मिनिमाइज और मिटिगेट नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। मतलब जो पॉजिटिविटी नेगेटिविटी इन्वायरमेंट से होने वाली है उन सभी को लोगों के सामने रखने का काम जो है वो ईएमपी के द्वारा किया जाता है। The method uses flowchart to show cause effect relationship। मतलब कौन सा ऐसा मेथड होता है जिसमें फ्लोचार्ट का हम यूज करते हैं, वो है नेटवर्क मेथड। नेटवर्क मेथड के अंदर हम फ्लोचार्ट का यूज करते हैं और जिसकी मदद से अपना जो डिस्क्रिमिनेशन है समझाने का तरीका है उसको और बेटर तरीके से समाज के लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं। द नो एक्शन अल्टरनेटिव इन एआई मीन्स, मतलब इसका मतलब क्या है? इवेलुएटिंग द सिचुएशन इफ द प्रोजेक्ट इज नॉट बिल्ट एट ऑल। मतलब किसी भी प्रोजेक्ट को इवेलुएट कर लेना पहले ही कि वो प्रोजेक्ट कितना बेनिफिशियल एनवायरनमेंट के लिए रहने वाला है। नेक्स्ट वन, ईएसी। ईएसी का मतलब क्या है? एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी जो है उसको कहा गया है ईएसी के नाम से। तो बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जो बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं। ओवरले मेथड इन EIA is most useful। ओवरले का मतलब selecting the best site और routes for the pipeline। मतलब यहाँ पे बात करना चाह रहा है कि जो प्लान हो EMP हो उसमें ऐसी चीजें इंक्लूड की जाए कि जो रोड्स पाइपलाइन वहां पे होने वाली हैं वो इन्वायरमेंट को किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है और किस तरीके से वहां की बेनिफिशियरी साबित हो सकती है। पब्लिक कंसल्टेशन इज मैंडेटरी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स। अभी हमने बात की थी कि पब्लिक कंसल्टेशन के रेस्पेक्ट में जैसे B2 जो होता है उसमें एआई इम्प्लीमेंट नहीं होता। और पब्लिक कंसल्टेशन और पब्लिक हियरिंग आप कह सकते हो किसका पार्ट है? EIA की थर्ड स्टेज है। तो कैटेगरी ए और B1 के अंदर हमें ये देखने को मिलता है। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका ऑप्शन ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ द डैम प्रोजेक्ट। डैम जो प्रोजेक्ट होते हैं उन सभी में कौन सा जो इम्पैक्ट वो डायरेक्ट हो सकता है? सबमर्जेंस ऑफ लैंड एंड फॉरेस्ट। मतलब इसके रिगार्डिंग यहाँ पे वो डायरेक्टली इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पोस्ट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इज डन टू। मतलब किसी भी प्रोजेक्ट के बाद दो तरह के प्री प्रोजेक्ट और पोस्ट प्रोजेक्ट। चेक इफ द एक्चुअल इम्पैक्ट प्रेडिक्ट्स मैच द प्रेडिक्टेड इम्पैक्ट। मतलब वो एक तरीके से क्रॉस चेकिंग होती है कि जो जो इम्पैक्ट हम सोच रहे थे क्या उससे ज्यादा इम्पैक्ट इन्वायरमेंट को हुआ है या उससे कम इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। द 2006 नोटिफिकेशन रिप्लेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीवियस नोटिफिकेशन। मतलब उससे पहले नोटिफिकेशन कब आया था उसको रिप्लेस किया था। तो 1994 में जो नोटिफिकेशन आया था उसको रिप्लेस किया गया था 2006 की नोटिफिकेशन के द्वारा। स्कोपिंग TOR अभी हमने बात की थी, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, जो कि किसका पार्ट है? स्कोपिंग का पार्ट है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन्वायरमेंट ऑडिट इज डिफरेंट फ्रॉम EIA बिकॉज। ऑडिट का मतलब ये है ऑडिट इज डन आफ्टर द प्रोजेक्ट इज ऑपरेशनल। EIA क्या है? पहले किया जाता है और फिर उस प्रोजेक्ट को हैंड ओवर किया जाता है पर्टिकुलर लोगों पार्टी को कि इसको आपको इस तरीके से करना है और इन्वायरमेंट भी इतना इम्पैक्ट होना चाहिए या फिर इतना नहीं होना चाहिए। लेकिन ऑडिट का मतलब इज डन आफ्टर द प्रोजेक्ट इज ऑपरेशनल। वो पूरी तरह से लागू हो जाए उसके बाद में उसकी क्या की जाती है? ऑडिट की जाती है। ये तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है विच ऑफ दीज इज ए बायोटिक कंपोनेंट कंसिडर्ड इन EIA। फ्लोरा और फोना, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स के रेस्पेक्ट में बात की गई है और बाकी सभी क्या है? एबायोटिक हैं और जिनके रिगार्डिंग यहाँ हम बात करते हैं। द फाइनल डिसीजन टू ग्रांट EC इज विद लाइज विद द। मतलब फाइनल जो डिसीजन है वो किसके पास होता है? वो अभी हमने बात की थी MOE FCC और SIE ट्रिप डबल ए के पास होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। थैंक